तो क्लास नंबर 5, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य और चंद्रमा को, और क्लास नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए 3 ग्रह, क्योंकि दो 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 के अगर ये है तीसरी क्लास हो जाएगी, तो 9 ग्रह अगर हमने पढ़ने हैं तो वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्लास नंबर 6 में। यानी कि बुध और मंगल और शुक्र हम क्लास नंबर 6 में करेंगे। आज क्लास नंबर 5 में जब हम ग्रहों को अगर स्टार्ट करते हैं सूर्य जैसा हमने कहा कि भाई हमारे जो हिसाब से जो हम भृगुनंदी नाड़ी में मेन कारका लेते हैं सूर्य को, आत्मा। तो आत्मा कहाँ जातक की रहती है और आत्मा किस चीज में ज्यादा लगती है। एक है कि जातक का मन किस चीज में करता है, एक चीज ये है कि उसकी आत्मा जो कोई उसको लेना देना नहीं है किस कैसा उसका शरीर है या कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, बट आत्मा की जो चाहत है वो हर इंसान के अंदर अलग है, जो हर कोई पहचान नहीं पाता। हाँ, मन, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक है, हमारी जो सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी है उसकी अगर कैलकुलेशन भी देखी जाए तो वो मन से ही लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें, जैसे पर्सनल चार्ट भी लगाते हैं, तो पर्सनल चार्ट में भी पहले अगर हम कुंडली में कोई पर्सन देखते हैं तो वहां पर चंद्रमा की लोकेशन देखते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से अगर हमें अपने चार्ट को देखना है और एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान हम क्या कर सकते हैं या किस चीज में हमारे को जो भगवान ने वो आत्मा भेजी है इस शरीर में, ये दिया है, उसका पर्पस क्या है, वो पहचानने में सूर्य बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। आपकी कुंडली में कहाँ है। दूसरे नंबर पे जो सूर्य की अहमियत ये है कि मैं सभी को ये बताता हूँ, जब आपको भी बताऊंगा जब रेमेडी सेक्शन चलेगा, क्योंकि रेमेडी सेक्शन में ही हम पाठ पूजा और ग्रहों को कैसे अलाइन करना है वो बताता हूँ। हाँ, भृगुनंदी नाड़ी में इतने सारे पूजा नहीं है कि हर अगर मेरे पास दिन में 10 आते हैं तो 10 बंदों को हर को 2-2 अलग रेमेडी दूंगा तो वो 20 हो जाए, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी की जो रेमेडीज हैं वो एक स्वामी की रेमेडी है, और स्वामी की रेमेडीज या एक स्वामी जैसे नेचर वाले आदमी की रेमेडी है, और वो कबीले में अगर एक जाता है तो पूरे कबीले की या पूरे एक कम्युनिटी की रेमेडी सेम है। वहां पर वो ये देखता है कि यहाँ पर ये चीज हो रही है, तो उस बेसिस पे जैसे हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ग्राम देवता सबका एक होता है, गांव में जो लोग पूछते हैं एक किसी मंदिर पे जाते हैं, या किसी ऐसे कुछ हैं, जैसे चाहे पंजाब में देखो चाहे गुजरात में देखो, कुछ ऐसी दरगाह भी हैं या कुछ ऐसे मजार भी हैं जहाँ वहां पर हिंदू लोग भी जाते हैं, तो प्रोमिनेंटली जाते हैं, तो क्योंकि वो उनकी एक मान्यता हो जाती है। और कई जगह पर मैंने देखा है लोकल हमारे हिंदुओं में इसको खेड़ा भी बोलते हैं, कहीं पे नगर खेड़ा बोलते हैं, कहीं पर खेड़ा मतलब जहां आपका जमीन ज्यादा है तो वहां पर आप अपना एक वो पूजा का हिसाब चलता है। तो वो सूर्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही सब चीजें किस राशि में सूर्य बैठा है उसके बेसिस पे जब मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैं इस चीज के ऊपर जा रहा था और किस चीज की मैं स्टार्ट करूं, अदरवाइज मुझे तो हिंदू धर्म भी ठीक लगता है, मुझे ईसाई धर्म भी ठीक लगता है, मुझे सिख धर्म भी अच्छा लगता है, मुझे इवन मोहम्मदन धर्म के भी जहाँ पे पूजा के स्थल है वहां पर जाना अच्छा लगता है, और मैं गया भी हूँ। इसमें मैं संकोच नहीं करता कि मैं गया भी हूँ ये बताने में। लेकिन अब जब इस चीज को चार्ट को रियलाइज किया तो प्रोमिनेंटली जो मेरा अपना है वो ध्यान ये नहीं कहता कि मेरा वहां से हट गया है या मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन जब मैंने पहचाना और उस चीज को पहचान के, पॉजिटिव तो सब चीजें सभी धर्मों की ली जा सकती है, लेकिन जहां से मेरे को जो चीजें मिली, अब मेरी लाइफ का मेन इंपॉर्टेंस वो हो गया।
तो इसलिए मेरा ध्यान अब उनके अंदर, और मैं उन्हीं को चीजों को अपने हर स्लाइड में, अपने हर जीवन के क्षेत्र में, अपने हर दुख सुख में उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे वो पता चला कि वो सूर्य आत्मा का कारक है, और जब तक इस शरीर में आत्मा है, अब उस आत्मा के हिसाब से अगर मैं चलूं, हाँ अगर कोई मुझसे गलती हो गई, कोई मैं अपने चार्ट को या जो मैंने कोई कंसेप्ट ऐसा लगा दिया, तो भी वो पीड़ित हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा मुझे लगता है कि जो ये आइडिया मुझे मिला है, खासकर जो हमारे धर्म की बात है, नॉर्थ इंडिया की बात है, जहाँ क्योंकि हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ का कल्चर अच्छे से समझते हैं। इवन अगर हम साउथ में जाएं तो ये ईस्ट साइड तो मैंने जाके देखा नहीं है, वेस्ट साइड में मैं रहा हूँ। तो नॉर्थ, जो नॉर्थ है, ईस्ट है, और ये जो अपना वेस्ट है और साउथ है, इसमें अलग अलग रूप से सभी धर्मों की पूजा करते हैं लोग। लेकिन जो साउथ साइड जाते हैं उनका टिपिकली अलग हो जाता है हम लोगों से। जैसे हम यहाँ पे कैसे हो जाता है कि हम नॉर्थ में बैठे हैं, हम साउथ डायरेक्शन को या साउथ के लिए प्रोमिनेंटली जो ग्रह मानते हैं, वो यहाँ पर हम मंगल देवता को या हनुमान जी को मान के करते हैं। लेकिन वो हनुमान जी की बजाय वो कार्तिकेय भगवान पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब कहने के लिए कि शिव के पुत्र गणेश भगवान, तो आप देखोगे कि गणेश भगवान की सभी धर्मों में पूजा प्रोमिनेंटली होती है। लेकिन आप महाराष्ट्र साइड जाओगे तो वहाँ गणपति के मंदिर बहुत मिलते हैं। अगर मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ तो मुझे हर वहाँ पर मंडे या वेडनेसडे को, अब तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि कुछ हो सकता है मैं देखा होगा, लेकिन गणपति के मंदिर विशेष रूप से मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ शिव जी के मंदिर मिल जाते हैं या माता का मंदिर मिल जाता है, तो हर एरिया की, मेरा कहने का मतलब है, वो प्रोमिनेंस है। तो मैं वहां देखता हूँ कि जातक तो वहां पर भी हर राशि के होंगे, सूर्य हर राशि में होगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी सोच है, कि वहां का अगर कंसेप्ट देखें तो मैक्सिमम लोगों के जो फैमिली के लीडर या जिनके परिवार में चलती होगी, उनका सूर्य 3 नंबर राशि में होना चाहिए। 3 नंबर राशि से हम गणपति का भी ले सकते हैं या विष्णु भगवान का भी ले सकते हैं, अलग अलग के हिसाब से। लेकिन अगर कुछ लोग मंडे को जाते हैं तो मंडे को, जैसे हम यहाँ शिव जी का रूप मानते हैं, तो हो सकता है कि मंडे को हम 4 नंबर की राशि मांगेंगे तो फिर वापस कर्क राशि आ जाएगी। तो प्रोमिनेंटली मेरा कहने का मतलब, मैं मना नहीं कर रहा कि भाई हर 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 डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में डिलीवरी जो है वो इरिस्पेक्टिव टाइम के हिसाब से बच्चे का जब जहां जन्म आना है वो होता होगा। लेकिन अगर मैं अपने थॉट प्रोसेस को जितना लेके जा रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि सूर्य, जो मैंने अपनी रेमेडीज भी रखी राशि के हिसाब से, और जो मैं कहता हूँ अगर सब कुछ करना है, भृगुनंदी नाड़ी में रेमेडी टोटल मिला के 4 है। मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, एक सूर्य की रेमेडी है, एक गुरु की रेमेडी है, एक जो शुक्र की कर लो या चंद्रमा की कर लो, और चौथी रेमेडी जो है केतु की। मैं किसी भी जातक को ये 4 ही रेमेडी बताता हूँ। अगर वो मेरे से उम्मीद ये करते हैं कि मैं भृगुनंदी नाड़ी से उनको बताऊं, टू बी वेरीफाइड, अगर उनको लगता है, अगर कोई मुझे स्ट्रेस देके कहता है या मुझे भृगुनंदी नाड़ी से बताओ, तो मैं इन 4 के अलावा किसी की रेमेडी नहीं बताता, चाहे वो मुझे कुछ भी दे दे। मेरी अपनी फिक्स हर चीज की है कि भाई मैं 21 रुपए चार्ट रीडिंग का लेता हूँ, कोर्स का 16,000 रुपए लेता हूँ, उस पर 18% जीएसटी देता हूँ, मुझे ना इससे ज्यादा चाहिए। तो उस चीज को अगर मैं देखता हूँ तो उस चीज के हिसाब से मैं भृगुनंदी नाड़ी में आपको भी जो मैं बताऊंगा राशि का फ्लेवर डाल के उनका, हाँ कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, बट प्रोमिनेंटली जो 4 रेमेडीज के सेक्शन में कराऊंगा यही बता मैं आपको और भी दूंगा। लेकिन जब मैं वैदिक की बात करता हूँ या न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, तो ओवरऑल हम एनर्जी की बात करते हैं, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और तब भी मैं जब वैदिक करता हूँ तो मैं जो आज का ट्रांजिट चल रहा है उसकी रेमेडी नहीं बताता, जो एज ए पूरा जातक का जीवन है, उसका चार्ट है, उस चार्ट को बेस लेके रेमेडी बताता। फिर तीसरे नंबर पे, जैसा कि आज की डेट में जितने भी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं वो बताते हैं, वो क्या करते हैं, जब जातक जो आता है उनके पास, इरिस्पेक्टिव का कोई भी चार्ट है, वो काल अपना वो पर्सन कुंडली खोल लेते हैं।
आज का ट्रांजिट चार्ट जा आ गया और उसको देख के रेमेडी बता और उनकी रेमेडी कहते हैं ना प्रश्न कुंडली का जो समय होता है उसका जो नवमांश चार्ट होता है, उस नवमांश चार्ट का जो लग्न होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आपने सही पकड़ा। आप इसलिए उसमें D1 और D9 देखते हैं। D9 देखते हैं। और जो मेरे को जैसे आपने काफी वैदिक किया है और आपका ग्रुप भी अच्छा रहा होगा, डिस्कस भी किया होगा, जो आपने आज जिस चीज पकड़ी है बहुत से लोग इसको लास्ट तक नहीं पकड़ते और ना ही बताते। जितना ब्लंटली आपने मुझे बता भी दिया, इतना ब्लंटली बताते वो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने 2 तरह से कोर्स किया प्रश्न कुंडली के ऊपर। एक तो नॉर्मल जो पर्सनल मार्क की किताब आती है और एक जो हम अपने लिए खुद भी देखते हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, कुछ इवेंट देखते हैं तो हम उसमें देख लेते हैं एट द मोस्ट क्या होगा, जहां चंद्रमा होगा, चंद्रमा की जैसी स्थिति होगी बंदे का वैसा क्वेश्चन होगा। और मैं भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा भी नहीं देखता प्रश्न देखने के लिए, मैं सीधा होरा देखता हूँ भृगुनंदी नाड़ी। होरा की जो सिचुएशन होगी ट्राइन के हिसाब से, क्योंकि आपने मुझे एक नई चीज दी तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप उसको इम्प्लाई कीजिएगा। प्रश्न कुंडली जैसे मर्जी देखते हैं आप, उस टाइम को होरा देखते हैं, हर 1 घंटे में होरा बदल रहा है। होरा का लॉर्ड जहां होगा उसके साथ ट्राइन लगा लीजिए 159 और 2, अच्छा, 159, 212 और 17। इससे बाहर जा ही नहीं सकता, ना प्रॉब्लम ना सोल्यूशन। अच्छा सर, मतलब होरा का जो लॉर्ड है, हाँ वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे मान लीजिए अभी, अगर मान लीजिए अभी प्रेजेंट में आपके वहां पे आप दृक पंचांग की वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे किसी का होरा चल रहा है ना। आज मान लीजिए आपको वो भी एक तरीका बता देता हूँ। आज मान लीजिए क्या दिन है, बुधवार है ना। बुधवार आज का दिन है। पहला जो होरा होगा 6 बजे से लेकर 7 तक या 6:30 से 7:30 तक आपका बुधवार का होगा। बुध का मतलब बुध का हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें से बुध से किनके, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोम, दोबारा गिन लीजिए उंगलियों पे। बुधवार को पहला रखिए पहले में, बुधवार, मंगलवार, सॉरी बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, छठा है ना। तो सेकंड हो रहा है 6ठे नंबर का होगा, बस सीधा ऐसे लिखते चलिए, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा ठीक, ठीक है। पहला टाइम आप 6 बजे ले लीजिए, सेफर साइड अगर करें तो 6:30 लीजिए। 6:30 से 7:30 तक बुध का हो रहा है और फिर उसके बाद पूरा सीक्वेंस में 6 में करेंगे तो 7:30 से 8:30 तक मून का हो रहा है। उसके बाद फिर मून से फिर मून को यहाँ पे गिन लीजिए और 6-6 घंटे करते चलिए, आपको हो रहा पता चल जाएगा। दिन के अंदर 12 हो रहा होंगे, 12 ही हो रहा है रात के अंदर, ठीक है। बट सीक्वेंस यही रहेगी। अगर आपके पास कोई टाइम नहीं, कहीं कुछ नहीं, कागज पेंसिल रखो। ये मैंने अपना सिंपल सीखा है। इतना तो हमें याद रहेगा ना कि आज दिन कौन है। दिन कौन है तो 6 गिन लीजिए उसको, उसमें 6-6 के लूप में ऐड करते चले जाइए। और थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पूरे वीक का पता चल जाएगा। चाहो तो आप अपना चार्ट बना के भी रख सकते हो, कहीं से डाउनलोड भी करके रख सकते हो, चॉइस इज योर्स। बट मैंने ये देखा है कि अगर प्रैक्टिकली हम ऐसा अपना दिमाग लगाते हैं तो और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और फिर चाहे आपको पता भी है किसका हो रहा चल रहा है, लेकिन 1-2 ऐसे उंगलियों पे गिन लीजिए, फिर तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि होरा लॉर्ड से बाहर कुछ नहीं हो। वही होरा लॉर्ड ही प्रॉब्लम बताने वाला है, होरा लॉर्ड ही सॉल्यूशन बताने वाला है। अच्छा, मैं चंद्रमा नहीं देखता। बट यही केस वैदिक में चंद्रमा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम चंद्रमा को वैदिक में प्योर शुद्ध मन का रूप लेते हैं और भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा को चीटिंग का कारक है। ये मैंने उस दिन बहुत सोचा इस बारे में कि मतलब हम लोग चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, चंद्रमा को रियल सेंस में इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए।
मैं नहीं त्रिगुणांडी नाड़ी के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं वैदिक के हिसाब से नहीं, और ना मैं कोई शास्त्रों को बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मान सर, अगर हम वैसे भी अगर हम चंद्रमा के हिसाब से कैलकुलेशन करने चले ना, तो बहुत जल्दी जल्दी हम कहाँ तक उसको पकड़ेंगे, वो पकड़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो असली मायने में देखिए वैदिक में भी जो मित्र है, जो हंसी है, जो एक इंटेलिजेंस का कारक है, बुध है। बुध और चंद्रमा की स्पीड में कुछ खास फर्क नहीं है। वो 2.5 दिन में चक्कर लगा लेता है, वो 18 दिन में। तेज तो वो भी है, लेकिन उसके मुकाबले तो कई गुना स्लो है ना, तो उसको पकड़ना इसलिए मुझे आसान लगता है। तो सर, एक चीज का और बोलिए। कंफ्यूजन है सर, अभी फिलहाल में ही हुआ ये कंफ्यूजन कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो कौन से होते हैं। मतलब एक तो होता है कि 5th हाउस लॉर्ड जो है वो हमारे इष्ट देव होते हैं, मैं ठीक इसका है, भी मैं मतलब। बता देता हूँ। आप और कुछ जगह दे रखा है कि नहीं सूर्य जहाँ पे बैठा है वो इष्ट देव होते हैं। नहीं, आपको पहले वैदिक की बात कीजिए, दोनों को मिलाइए। जी 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 देखिए, 1 नंबर लगन है, जी 9 नंबर का घर हमारा पिताजी है, 9 से 9 5वां हमारे दादा है। दादाजी। ठीक है, लॉजिक बन गया ना। पुत्र भी है हमारा आने वाला, तो इष्ट देव कहां से देखेंगे, वो 5वें भाव से बोलते हैं। अच्छा। भैया जो आपके दादाजी जिस देवी देवता की पूजा करते थे, चले आ रहा है, उसी की पूजा आप करेंगे। सही बात है। ठीक है, दादाजी से आपका लगन है, आप पोते हैं तो भी 9 है। ठीक है, इसलिए 9 नंबर की बहुत ना, सॉरी, 9th हाउस की 5th से बहुत प्रोमिनेंस है, इसी करके, या 9th हाउस से 9th की बहुत प्रोमिनेंस है। दोनों केसेस में वो 5, 1 और 5 यानी लगन और 5वें भाव का, और लगन और 9वें भाव का रिलेशन निकलता है। इसीलिए अगर आप देखें तो 5वें भाव को आपका जो भी लॉजिक, मुझे नहीं पता मैडम किस किताब में दिया, मैं अपने व्यू पॉइंट दे रहा हूं आपको अपनी लॉजिक से, जी 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 क्योंकि मेरे को अब ना किसी से डिबेट करनी है, मेरे को तो सिंपल ही है कि मैं जो समझा सर, क्योंकि सकता हूँ। मैं भी जो मानती हूँ ना, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा, मैं जो पूजा पाठ करती हूँ, मैं धनु लगन के हिसाब से 5वें भाव के हनुमान जी बैठते हैं, तो मैं वो हनुमान चालीसा करती करती हूँ, और बाकी जो भी ऐड करना है वो उसके बाद करती हूँ, हाँ, तो वो आप, फॉलो करती हूँ। हाँ बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि आपका दादा और आप, वो इनहेरिटेंस हो गई ना, और आपने अपनी आगे संपत्ति किसको देनी है, अपने पुत्र को या अपने बच्चों को। जर्नल 5th हाउस बच्चों का कारक है, तो इस देव को देखना 5th हाउस से अच्छा रहेगा कि नहीं। ये लॉजिक है इसके पीछे। थैंक यू मेरा सर। अपना, मैं डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा यही है कि यार जो हमारे को पीछे से मिला और जो आगे हमने देना है, इतनी ही तो जिंदगी है। सही बात है। और ये जिंदगी मैंने आपको अभी भी, आपको फिर मैं आपको अपने हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ प्रूव कर देता हूँ। मैंने बोला केतु में स्टोरेज है, वो पित्र हैं, पूर्वज हैं। शनि आपका कर्म है। 9 नंबर राहु में जो स्टोरेज होना, आप आगे के कर्म या बच्चों को देके जाओगे, क्योंकि आप सब कुछ धनुनी के लिए कमा रहे हो। फिर लॉजिक है। अब आते हैं, इसीलिए अब कोई नवम भाई कहे तो मैं कहता हूं नवम की करो। नवम की करोगे तो आपके पिताजी की हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपने पिताजी के लिए सहयोग मांग रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली नवम से नवम फिर वापस 5th ही आएगा। तो दिस इज द लॉजिक वैदिक के लिए। नवम की राशि को भी अगर हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो भाग्योदय के लिए सहायक होता है फिर। हाँ, वो इसलिए तो कह रहा हूँ, आपका भाग्य कहाँ उदय होगा, आपके पिताजी से। सही बात है। आप अपने पिताजी की सेवा करते चलिए, भाग्य अपने आप उदय हो जाएगा, चाहे पिताजी जैसे मर्जी। पर कहना आसान है, मैं भी नहीं कर पाता। कहना आसान है मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने में बहुत कुछ, ईगो मारने में, पिताजी से अपने रिलेशन ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हाँ लड़कियां कर लेती हैं, इसलिए लड़कों के बस का नहीं है, क्योंकि उनको बनाया ऐसा गया है या उनकी ग्रूमिंग ऐसी वो तो होती है। है। ठीक है, तो आसान नहीं। हाँ, तो अगर वो लड़के इतने मजबूत भी नहीं होंगे ना, तो वो फिर क्या है ना, वो नहीं कर पाएंगे तरक्की। जैसे लड़की इमोशनल है, वो जहां जाती है वही इमोशन के साथ जुड़ जाती है, तो उसका घर बसाना आसान है।
लेकिन लड़के को अगर हम ऐसा कर देंगे तो वो लौट के आएगा नहीं। या अगर होगा भी तो अंकल सर वो वीक होगा, हाँ वो वीक हो जाएगा, वो इसलिए वीक उसको होगा। थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होनी भी जरूरी। जरूरी। क्योंकि स्टबर्न नेचर को भी पॉजिटिवली अगर लिया जाए तो हाँ अच्छा वो है। जरूरी है, नहीं तो जरूरी वो है। मान लो वो बीवी के साथ ही चिपका रहेगा, इमोशन ज्यादा हो गया तो वो काम से नहीं जाएगा, अल्टीमेटली अर्थ घर में आएगा ना तभी। तो बीवी उसका रिस्पेक्ट कर पाएगी, ना समाज ही कर पाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें अगर सोचने से देखा जाए ना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अब जितना भी जो मुझे मिले लोग में मैं सब देखता हूँ। मुझे एक बार कर्नल साहब मिले घूमते हुए, वो रिटायर हो चुके थे, वो बैग उठा के जाते थे और कर्नल की पेंशन इस टाइम पे इंडिया में अराउंड 50 से 60 हजार रुपए मंथली मिनिमम हो, फंड जो मिल रहा है और जो उनको फैसिलिटी है वो अलग। ही टोल्ड मी वंस कि भाई अगर आप घर से डेली सुबह नहा धो के निकलते हो और कुछ 4-5 घंटे का बीवी से दूर रहते हो तो then घर में एनवायरनमेंट ठीक रहता है। अगर आप घर में ही रहोगे तो चाहे आप कुछ नहीं कह रहे उसे तो भी आप उसकी आंखों के सामने खटकने लगते हो। तो ये चीज हमारे मर्चेंट नेवी वालों में बहुत कॉमन है, जहाँ पर हस्बैंड 6-6 महीने के लिए जाते हैं और जब आते हैं घर पे तो 3-3 4-4 महीने रहते ही हैं। हाँ, और इसलिए उनको खटपट होती है और वाइफ अल्टीमेटली 4 महीने बाद कहती है कि जाओ जहाज पे। हाँ नहीं नहीं, वो चलो वो एक अलग कारण है, वो मैं उस पर नहीं जाता, मैं उस बंदे की बता रहा हूँ, फिर आप अपना ड्रॉ करना और आप इसको कॉरिलेट कर पा रहे हैं। इसी करके उसने कहा कि बहुत सारे लोग आर्मी वाले कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, 4-5 घंटे ही जाते हैं घर से लेकिन एक रूटीन बन जाता है। कुछ लोग सुबह उठ के गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के कहीं मतलब कहीं और किस काम में चले जाते हैं, दे यूज्ड टू गो, और वो अपना सुबह उठ के उन्होंने जूता वूता पॉलिश करना, कपड़े प्रेस करना, एक रूटीन है। ठीक है, तो उस बंदे ने कहा कि भाई आप जो पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप घर से बाहर जा रहे हो कि नहीं जा रहे ये बहुत मैटर। फिर मैंने इस चीज को रियलाइज किया, जो 4 साल मैं घर में ही अभी रहा, इवन दो मेरे घर में शायद मेरी वाइफ डेली जॉब पे जा रही थी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इस चीज को मैंने बहुत प्रैक्टिकली उतार के देखा कि हाउ लाइफ चेंज और कहां पर एक मेल मेंबर की नेगेटिविटी बढ़ जाती है और कब वो रिस्पेक्ट भी खो देता है या कब कह दो कि उसके पास वो जो पैसा कमाने की शक्ति है वो भी चली जाए। फिर देन मैंने ट्राई किया कि अपना एक रूटीन बनाओ, वेदर यू वर्क इन स्पेस फ्रॉम होम, यानी घर के किसी से कोने से बैठ के नहा धो के आप अपना एक शेड्यूल बनाओ जिसमें आपका चाहे वो 12 घंटे का चाहे 14 घंटे का, देन आई रियलाइज। उसके बाद मेरा ये भी काम स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत जैसे आगे चल, तो होपफुली दैट विल ग्रो ना भी। अगर मतलब अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन को मैं कोरिलेट करूं उसे ये है कि भी जैसे मैं कल पूरा सुबह 5 बजे से उठा हुआ है, 4:30 बजे से उठा, रात को 11 बजे आया, तो थकान होती है, इस एज में भी होती है और फिर आपको मैं सुबह के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है।